शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं आर्टिकल 14 इंडिया। ये जो उक्त पंक्ति मैंने कही है, ये भीमराव अंबेडकर जी ने यानी बाबा साहब अंबेडकर जी ने कही है। जाहिर तौर पर ये सिर्फ वो पंक्ति है जिसने न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों को जो है प्रेरणा दी है, और इन सब के बीच नाम आता है केपी चौधरी जी का, जिन्होंने भीमराव जी के संविधान के रास्ते पे चलते हुए न जाने कितने लोगों का सहारा बने हैं। हम बात कर रहे हैं केपी चौधरी जी की, जो ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी है। हमेशा से जो है देश विदेशों में पिछड़े वर्गों की, SC ST दलितों की जो है आवाज उठाने का काम करते हैं। केपी चौधरी जी को हम इस रूप से भी जानते हैं कि राष्ट्रीय लोक दल, जो इन दिनों काफी चर्चा का हिस्सा रहा है, उनके राष्ट्रीय महासचिव है। तो आइए केपी चौधरी जी से बात करते हैं और सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं, ये जो हलचल देखने को मिल रही है, जयंत चौधरी जी ने जो RLD के हैं, उन्होंने ये बात कह दी कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। लेकिन अब उस चवन्नी का क्या, वो जो स्टेटमेंट जयंत चौधरी जी ने दिया था, उसका क्या हुआ है? आइए केपी चौधरी जी से जानने का प्रयास करते हैं। सर, कैसे देखते हैं जयंत चौधरी जी के इस बयान को और अब उनके जो है पलट जाने को? देखिए, राजनीति में हर चीज़ संभव होती है और जयंत चौधरी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत ही होनहार, हमारे आने वाले दिनों में भारत का एक भविष्य के रूप में हम उनको देखते हैं। उन्होंने जो भी इस बयान पर उन्होंने स्वयं भी अपना स्पष्टीकरण, चवन्नी वाले बयान पर उन्होंने स्वयं भी अपना स्पष्टीकरण दिया है कि विपक्ष में रह कर के बहुत सारी बातें बोलनी होती हैं और उनको गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। और निश्चित रूप से जो आज राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है, जिसके संस्थापक भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी हैं, उनको भारत सरकार ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया है। ये पार्टी के लिए और मैं कहूँगा कि पूरे राष्ट्र के लिए ये खुशी की बात इसलिए होनी चाहिए कि बहुत सारे लोगों को भारत रत्न इस देश में मिला है। और मैं चाहूँगा कि किसान नेता के रूप में, गरीबों के मसीहा के रूप में, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने वाले एक किसान बेटा को जो ये सम्मान मिला है, ये मुझे लगता है पहली बार है। और सरकार की जो ये पहल है कि चौधरी चरण सिंह जी को उन्होंने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया है, ये निश्चित रूप से इसका मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते स्वागत करता हूँ। पर सर, इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि राजनीति में टाइमिंग जो है वो काफ़ी अहमियत रखता है, महत्व रखता है। ये जो टाइमिंग है कि आपने 10 सालों में भारत रत्न नहीं दिया, 9 सालों में नहीं दिया और 1 साल में इतने लोगों को जो आप दे रहे हैं, तो क्या भाजपा की यही पॉलिसी है, स्ट्रैटेजी यही है भाजपा के पास केवल? देखिए, ये तो जो समय की आप बात कह रहे हैं, मैं कहूँगा कि राजनीति में हर चीज़ संभव है और राजनीतिक फैसले लेते समय राजनेता हमेशा बहुत सारे दृष्टिकोण उनके सम्मुख होते हैं और जो भी उनको दृष्टिकोण उनके पक्ष में जाते हैं या उनको लगता है कि ऐसे निर्णय लेने से हमें ये फ़ायदा हो सकता है, तो ये तो मुझे लगता है कि बड़ी सामान्य बात है। समय क्या, कौन सा था, क्या रहा, लेकिन समय से ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले दिनों जो भारत रत्न दिए गए हैं, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर साहब एक गरीब समाज से थे, वो भी समाज से थे, उनको सम्मान मिला, भारत रत्न दिया गया, सरकार का धन्यवाद, बड़ा काम हुआ। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व कहेंगे कि उनको उप प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, हमारे लाल कृष्ण आडवाणी साहब को सम्मान मिला। इसके बाद में फिर 3 जो हमारी भारत की एक बहुत बड़ी मतलब हस्तियाँ कहेंगे उनको, PV नरसिम्हा राव जी मुख्यमंत्री रहे आंध्र प्रदेश के, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री रहे और इसके साथ साथ आर्थिक सुधार करने के लिए, कृषि सुधार करने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उनको भी अवार्ड दिया गया है। और साथ साथ हमारे जो गरीबों के और किसानों के मसीहा के रूप में तो उनको जाना ही जाता है। साथ साथ मैं तो कहूँगा कि भारत के विकास के लिए चौधरी चरण सिंह जी का जो योगदान है, उस योगदान को ध्यान में रखकर जो उनको भारत रत्न दिया गया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। जी,
दर्शकों के लिए एक रोचक बात बता दूं, केपी चौधरी जी, आपने जो है 25 नवंबर 2023 को जो है एक बहुत ही शानदार समारोह जो आयोजित किया विज्ञान भवन में। आपने निमंत्रित किया, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी है रामनाथ कोविंद जी, वो आते हैं, साथ में जयंत चौधरी जी भी आते हैं, और उनका बकायदा जो उनका भाषण है कोविंद जी का, उसमें 5 मिनट जो है वो चौधरी चरण सिंह जी के बारे में जो है उनकी तारीफ के पुल बांधते हैं। तो क्या ऐसे में दर्शकों को आसानी रहे समझने में, इसीलिए मैं ये क्लिप भी जो है देख सकते हैं आप इस क्लिप में कि राष्ट्रपति जी क्या संबोधन में कह रहे हैं। चौधरी चरण सिंह, हम सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कई बार इस देश के प्रधानमंत्री रहे, और एक वो भी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। संयोग से मेरी, केवल उस समय में मैं बहुत वो नहीं था, लेकिन संयोग से मेरी उनसे दो बार भेंट हुई थी। आज तक भी चौधरी चरण सिंह जी के जो वास्तविक उनका व्यक्तित्व था वो उभर करके नहीं आया, और मैं ये दावे के साथ कहता हूं उनमें भी यही है। आप सहमत होंगे जयंत जी, चौधरी साहब को केवल और केवल किसानों का मसीहा, उससे बस फुल स्टॉप लगा देते, उससे आगे नहीं बढ़ते। चौधरी साहब ने क्या किया, उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, वो बात वाकई में सही जो मानवता के प्रतीक थे, करुणा के प्रतीक थे। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया रूप दिया। देश, हमारा पूरा देश जो है वो गांव में ही तो बसता है। चौधरी चरण सिंह जी ने एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक नया आयाम दिया। उसकी कोई बात नहीं करता, कोई नहीं करता, मैं सही हूं ना? केवल और केवल किसानों के मसीहा, और वो भी कब करते हैं? बार बार नहीं करते, जब उनकी जन्म जयंती मनाई जाती है तभी लोग करते हैं, वहीं स्टॉप कर देते। मैंने ये, आप लोग प्रबुद्ध वर्ग हैं जो हमारे इस देश के महापुरुष हुए हैं, उन सब के बारे में हम अध्ययन करें और खुलकर के अध्ययन करें। तो आपने देखा कि किस प्रकार से इस क्लिप में भी ये बात आती है कि जयंत चौधरी जी के जो दादाजी है, यानी कि चौधरी चरण जी, उनके बारे में जो है कोविंद जी कह रहे हैं। तो ये 2023 में ही आप देख सकते हैं ये सब कुछ हुआ था, इसकी भनक थी सर आपको? नहीं, देखिए, वो जो विज्ञान भवन का हमारा जो कार्यक्रम था, वो पूरे देश और दुनिया के जो अम्बेडकरवादी थे, हमने उनको बुलाया था। हमने राजपथ यानी कर्तव्य पथ पर संविधान यात्रा 2019 में कोविड से पहले निकाली थी। इसके बाद में फिर इस बार भी हमने संविधान यात्रा इंडिया गेट से लेकर विज्ञान भवन तक निकाली थी। देश के हज़ारों लोग उसमें शामिल हुए थे। भारत का संविधान हाथ में लेकर के सब लोग राजपथ पर, कर्तव्य पथ पर जो है विज्ञान भवन तक पहुंचे थे। उसमें हमने भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को मुख्य अतिथि के रूप में, और एक जो SC/ST आयोग के पूर्व चेयरमैन थे हमारे H हनुमंतप्पा साहब, उनको कर्नाटका से उन्होंने प्रोग्राम को प्रेजाइड किया था। इस प्रोग्राम में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के 2 मेंबर सुभाष पारदी जी और डॉक्टर अंजू बालाजी, वो भारत सरकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की थी, और राष्ट्रीय लोकदल की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जयंत चौधरी साहब ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की थी। तो इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें पूर्व राष्ट्रपति जी ने और अन्य वक्ताओं ने भी कही हैं। जो अभी आपने कहा है कि भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, माननीय हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे भारत के चौधरी चरण सिंह के विषय में, उन्होंने अपनी सद्भावना और अपने विचार व्यक्त किए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कोविंद जी भी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं और चौधरी चरण सिंह भी उत्तर प्रदेश से ही उनका संबंध रहा, वहीं जन्मे, वहीं उनका। तो इस स्थिति में रामनाथ कोविंद जी ने जो चौधरी चरण सिंह जी के बारे में उनके व्यक्तिगत अनुभव थे, वो पूरे देश के और दुनिया के सामने इस कार्यक्रम में विज्ञान भवन में साझा किए। तो ये एक अच्छी बात है कि जैसे रामनाथ कोविंद जी ने जिस सद्भावना के साथ में और अपने विचारों में माननीय हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की बहुत, मैं कहूँगा कि उन्होंने बार बार प्रशंसा की, और अपने संबोधन में उन्होंने 2 चरणों में चौधरी चरण सिंह जी के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया।
तो ये और उसके बाद में अब उनको भारत सरकार के द्वारा भारत का सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न दिया जाना, तो मुझे लगता है कि विज्ञान भवन में जो चर्चा हुई वो एक सकारात्मक चर्चा थी और उसके बाद में सरकार भी शायद इस पर विचार कर रही थी और सरकार ने जो निर्णय लिया है, ये निर्णय इसकी प्रशंसा जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है और मैं भारत सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जी, यानी केपी चौधरी जी ने जो बात कही और हमने जो आपको क्लिप दिखाया उससे यही अनुमान लगाया जा सकता है और गलत भी नहीं होगा अनुमान लगाना कि किस प्रकार से ये जो स्क्रिप्टिंग है इसकी ये बहुत पहले ही तय कर ली गई थी और एग्जीक्यूशन जो है इस काम का वो अब हुआ है। यानी जिस भाजपा पे आरोप हमेशा लगता है कि वो हमेशा जो है डर के कारण या जल्दी जल्दी जो है फैसले लेते हैं, उसने पहले इसकी पटकथा जो है लिख चुकी थी, बस एग्जीक्यूशन करना बाकी था। अब आपको बता दूं दर्शकों कि आपको पता है नहीं पता, एक जानकारी बता दूं कि केपी चौधरी जी अब जो है एनडीए में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में सर अंबेडकरवादी की विचारधारा जो है वो आरएसएस या संघ या मैं कहूं भाजपा से एकदम विपरीत है। ऐसे में आप निचले तबके की आवाज हमेशा से उठाते आए हैं और उठाते भी रहेंगे निश्चित तौर पर, लेकिन आपको लगता है कि एनडीए के साथ जुड़कर जो है आपकी मंशा और आप जिस तरीके से आपकी कार्यशैली है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, जैसा भी आपने कहा है, मैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस जो कि करीब 40 लाख जो हमारे साथी पूरे देश में सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस संगठन को करीब पिछले 30 साल से मैं उसको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ। और इस संगठन के बैनर तले समय समय पर जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे 1997 में, मैं जब भारत की सरकार ने SC/ST समाज के आरक्षण को समाप्त किया था, तो मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। हम लोग तब भी हमने रामला मैदान में लाखों लोगों की रैलियाँ की, हमने लोकसभा भी 3-4 दिन तक हमने अपने सांसदों की मदद से उसको भी सवाल उसमें उठवाए और संविधान में संशोधन भी हुए। तो मैं ये कहूँगा कि मूल रूप से अगर देखा जाए तो SC/ST के आरक्षण को बचाने में अगर उस समय तत्कालीन सरकार जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब के द्वारा हेडेड थी प्रधानमंत्री के तौर पर, उन्होंने संविधान में 81, 82, 85 में संशोधन किए और तब जाकर के SC/ST का आरक्षण बच पाया। अगर मैं वर्तमान सरकार की बात करता हूँ तो देखिए ऐसा परसेप्शंस अलग अलग हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जब SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का मसला आया तो उस SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त किया और उसके तुरंत बाद सरकार ने संविधान में संशोधन करके SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को फिर उसके मूल रूप में वो लेकर आए। लेकिन इससे पहले मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जब 2014 में सरकार बनी उस समय सरकार से किसी प्रकार की कोई मांग नहीं थी हम लोगों की या किसी भी संगठन की, लेकिन सरकार ने पहल की और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को एक बार फिर मॉडिफाई किया, उसमें अमेंडमेंट्स किए और उसका नाम SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 2015 किया गया। 2000 उसको 1989 के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसको अब 2015 में उसमें अमेंडमेंट किया गया और उसको और मजबूत बनाया गया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट को ख़त्म किया, उसमें पूरे देश में भारत बंद रहा 2 अप्रैल 2018 को, पूरे देश में बवाल हुआ। उसके बाद संविधान में संशोधन करके SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को वापस मजबूत किया गया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में भी सुप्रीम कोर्ट ने जब खिलाफ निर्णय दिया, यानी कि जो प्रोफेसर से यूनिवर्सिटीज़ में रिजर्वेशन का जो मामला था, उसके बाद भी सरकार ने संविधान में संशोधन करके उस रिजर्वेशन को बहाल करने का काम किया। कुछ ऐसे काम और भी हैं जिसमें इंदू मिल जो बम्बई में है उसकी ज़मीन करीब 500 करोड़ रुपए की महाराष्ट्र सरकार के द्वारा खरीदारी की गई और वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक बनाने का काम वहाँ पर चल रहा है, वो बाबा साहब को डेडिकेट किया जा रहा है। अब दिल्ली में भी जहाँ बाबा साहब का अंतिम समय हुआ, यानी 26 अलीपुर रोड आसपास के बंगले, पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, उसने वहाँ पर स्मारक बनाया और उसके बाद में मोदी जी की सरकार ने आकर के उसका विस्तृत रूप किया और उसको बड़े रूप में स्थापित करने में सरकार ने एक वहाँ पर ऐसा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बनाया और बाबा साहब को डेडिकेट किया। लंदन का घर भी परचेज कर सकती थी पिछली सरकार, उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन इनकी सरकार, मोदी जी की सरकार ने आने के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर जिस लंदन में घर में रहे थे, जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, वो घर को परचेज़ किया और वहाँ पर उसको हॉस्टल का रूप दे करके वहाँ पर हमारे छात्र बच्चे वहाँ पर पढ़ करके अपना जो है करियर बना रहे हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई देश के अंदर, समझे बात आप कि अगर हम बात करते हैं कि निश्चित रूप से कुछ मुद्दे अभी महत्वपूर्ण हैं। जिस तरीके से सरकार तेजी के साथ निजीकरण कर रही है और निजीकरण का मतलब निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे देश के अंदर जो SC/ST समाज था
तत्कालीन सरकारों ने जो सरकारीकरण देश का किया, रिजर्वेशन को लागू किया, देश का प्राइवेटेशन ख़त्म करके देश का नेशनलाइजेशन हुआ और उसके बाद रिजर्वेशन की पॉलिसी से SC/ST समाज के लोगों को सरकार की नौकरी में आने के जब अवसर मिले तो बहुत परिवारों की यानी 40 लाख परिवारों की गरीबी दूर हो गई। अब स्थिति यह है कि सरकारी क्षेत्र दिन पे दिन जो ख़त्म हो रहा है उसमें हमारा वर्तमान सरकार से यही अनुरोध रहेगा जो आप बात कह रही हैं कि सरकार का निजीकरण करना अगर मजबूरी ही हो गया है, पहले तो निजी क्षेत्र को रोका जाए, निजी क्षेत्र ना बनाया जाए। वो देश के हक में, मैं तो उसे देश के हक में नहीं मानता हूँ एक भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, और देश में के हक में हूँ, बट SC/ST समाज के हक में बिल्कुल नहीं है। उनके लिए तो ये अभिशाप बनता जा रहा है। तो मेरा ये पहला कहना होगा कि निजी क्षेत्र को ना बढ़ावा दिया जाए, सरकारी क्षेत्र को एजेंट रखा जाए और जहाँ निजी क्षेत्र बन चुका है उसमें SC/ST समाज की जो वर्तमान आबादी है उसके हिसाब से इनको नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएं और देश में अमेरिका का जो डाइवर्सिटी सिद्धांत है उस सिद्धांत के तहत अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को देश में पैदा होने वाले हर रोजगार में इनकी जनसंख्या के अनुपात में मतलब रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ। पिछले दिनों देखने में आया कि हमारे समाज के लोगों पर पेशाब कर देना, एट्रोसिटीज़ में बढ़ोतरी हुई है। मेरा सरकार से यही कहना रहेगा, क्योंकि अब आपने कहा कि मेरी 2 पोजीशन है। एक पोजीशन ये है कि मैं एक समाज का एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ और एक बड़े लंबे समय से सामाजिक आंदोलन को सींचने का काम कर रहा हूँ। देश विदेश में जहाँ भी मौका मिलता है अपने समाज की बात को मैं मजबूती के साथ रखता रहा हूँ। अब तक जो हमारा जिस पार्टी को मैंने 2 साल पहले ज्वाइन किया जयंत चौधरी साहब के नेतृत्व में, वो राष्ट्रीय लोकदल के अब तक वो इंडिया गठबंधन का यानी विपक्ष का हिस्सा था और इस समय वो NDA गठबंधन में अब करीब ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी ये क्लियर कर दिया है कि वो NDA गठबंधन का हिस्सा अब बनने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब हम सरकार में रह कर के अपने समाज की आवाज़ को उठाएंगे, समाज की बात को सरकार तक और मजबूती के साथ सरकार का हिस्सा होने के कारण और समाज के सम्मुख जो चुनौतियाँ हैं, जो दिक्कत हैं, उनको हल कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा ये बात बोलते हैं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो गरीब माँ का एक बेटा आज भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनता। इसका मतलब वो बाबा साहब अम्बेडकर को दिल से मानते हैं। बट हमें कहना ये है कि वो दिल से मानते हैं, उनका धन्यवाद। लेकिन अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सोचा है, जो समझा है, जो उनकी सोच है, अगर उस सोच को सरकार लागू करती है तो निश्चित रूप से इसमें अनुसूचित जाति जनजाति समाज के एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं आने वाले दिनों में सरकार का धन्यवाद करूँगा। तो ये थे KP चौधरी जी और इन्होंने अपनी बात रखी। RLD से लेकर आरक्षण तक इन्होंने सब कुछ जो है 2 टूक बात आप तक पहुंचाई। तो चलिए अब आपकी क्या राय है, आप प्रतिक्रिया के जरिए हम तक पहुंचाइए। बताइए कि कौन सा आरक्षण आपको ज़्यादा जो है सही लगता है, राहुल गांधी का आरक्षण जो जाति के आधार पर जाति सर्वेक्षण करवा कर चाहते हैं, या फिर नरेंद्र मोदी जी का आरक्षण जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी आर्थिक तौर पर कमज़ोर आबादी के लिए करवाना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ये भी बताइए कि KP चौधरी जी से आप और कौन से सवाल जो है वो करना चाहते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।